हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 10 कोलोनियलिज्म के बारे में हम देख रहे थे। अभी जो है थर्ड पार्ट हमको डिस्कस करना है, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर ली है। तो इससे पहले जो है हमने देखा कि जो कोलोनिज्म है, कॉलोनीज़ है, वो अमेरिका में कैसे इस्टेब्लिश हुई। जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो उन्होंने अमेरिका में जाके अपनी कॉलोनीज़ कैसे एस्टैब्लिश की। उसके बाद हम आगे आगे बढ़ते बढ़ते हमको जो है हमने बहुत सारी चीज़ें हमने अमेरिका के बारे में जाना। क्या स्ट्रक्चर था वहाँ का, जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ जो लोग रहते थे उनका कौन से हायरार्की में जो लैटिन अमेरिकन सोसाइटी है उसको डिवाइड किया गया था। बहुत सारी चीज़ें जो हमने फर्स्ट पार्ट में जानी। उसके बाद जो है सेकेंड पार्ट में हम देख रहे थे कॉलोनिज्म इन एशिया। तो इसमें भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और हमने जो है इंडोनेशिया का कॉलोनाइजेशन जो है होलैंड के द्वारा कैसे किया गया, जो डच पीपल है उनके द्वारा कैसे किया गया, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमने इसमें डिस्कस कर ली थी। अब हमको देखना है कॉलोनाइज्म इन चाइना। तो चाइना के बारे में हमको देखना है। तो चाइना 19th सेंचुरी में कैसा था। तो आज का जो चाइना, जो एडवांस चाइना है, वैसा चाइना नहीं था उस समय। तो उस समय कैसा चाइना हुआ करता था उसके बारे में हमको देखना था। कैसे जो है मोनार्ची हुआ करती थी और वो मोनार्ची जो है वहाँ पे स्टेट को रूल किया करती थी। तो इन 17th सेंचुरी चाइना वॉज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ साइज एंड पॉपुलेशन। जैसे कि आज की डेट में भी है साइज और पॉपुलेशन में, और उस समय भी चाइना जो है एक बिगेस्ट कंट्री था 17th सेंचुरी में साइज और पॉपुलेशन के नाम पे। द मंचू डायनेस्टी, तो क्विंग या फिर मंचू डायनेस्टी कहा जाता है, ये उस समय उस कंट्री पे रूल करती थी। द चाइनीज एम्पायर एक्सटेंडेड ओवर द एंटायर कंट्री अंडर देयर रीम एंड इंक्लूडिंग मंगोलिया, तिब्बत एंड अदर रीजन्स एज वेल। तो जो चाइनीज एम्पायर है उनका वो कहाँ कहाँ पर फैली हुई थी, पूरी एंटायर कंट्री में, जो चाइना में उनके अंडर में था, और साथ ही साथ मंगोलिया, तिब्बत और अदर रीजन्स भी इनके साथ में थे, इनके अंडर में थे। इंपीरियल चाइना सुजरेनिटी also extended to कोरिया, वियतनाम एंड अदर कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप। अगर हम इंपीरियल चाइना के बारे में बात करें, मतलब चाइना के अधीन में कौन से देश और आते थे, कोरिया, वियतनाम और कुछ और कंट्रीज ईस्ट एशिया के। दीज वेसल ट्रिब्यूटरीज स्टेट्स पेड ट्रिब्यूट टू चाइनीज एम्परर्स। तो ये जो एम्परर, ये जो स्टेट्स थे, ये चाइना के अधीन में थे। चाइना का नहीं था, लेकिन चाइना में इनके जो रूलर्स है वो चाइना के जो रूलर्स है उसके हिसाब से काम करते थे। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ये जो है इसे चाइना के सुजरेनिटी में कहा जा रहा है। तो ये क्या ट्रिब्यूट्स पे करते थे चाइनीज एम्परर को। The Manchu Empire was run by a well-established bureaucracy. Official had to pass a qualifying exam that was open to all. अब ये जो मांचू एम्पायर है ये बहुत बड़ा एम्पायर था, और इसमें जो लोग जो काम करते थे वो वेल एस्टेब्लिश ब्यूरोक्रेसी, मतलब क्या होता है, एक पूरा एक राजनीति थी वहाँ पे उस समय। और यहाँ पे जो ऑफिशियल्स इस मांचू एम्पायर के अंदर जो है होते थे, तो उनको एक एग्जामिनेशन देना पड़ता था। लेकिन since preparing for the examination was both difficult and expensive, only wealthy class managed to appear for it. लेकिन ये जो एग्जामिनेशंस होते थे ये क्या थोड़े महंगे होते थे। और महंगे होते मतलब इनको पास करने के लिए इनको कुछ, मतलब एग्जाम में बैठने के लिए इनको कुछ पैसे देने पड़ते थे। तो ये क्या होता था, एक्सपेंसिव होता था, और जो वेल्दी क्लास है वही इस एग्जाम में बैठ पाते थे। China was basically a peasant society. Most of the people depend on farming for their livelihood. The main source of income for the state was tax paid by the peasant. A vast army of officials was deployed to collect the land rents. तो चाइना क्या है, उस समय बेसिकली क्या होती थी, पीसेंट सोसाइटी, मतलब किसानों की एक सोसाइटी हुआ करती थी, जहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं वो अपना जीवन यापन करने के लिए, लाइवलीहुड मतलब जीवन यापन करने के लिए फार्मिंग पे डिपेंडेंट थे, मतलब फार्मिंग पे आश्रित थे। और इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था स्टेट का, जो टैक्सेस, ये जो पीसेंट्स है, ये जो किसान है, जो टैक्स पे करते थे वही, और इन टैक्स को कलेक्ट करने के लिए उनके पास बहुत सारे ऑफिशियल थे। वास्ट आर्मी ऑफ ऑफिशियल, मतलब बहुत सारे ऑफिशियल थे जो यहाँ पे लैंड रेंट्स को इकट्ठा करते थे। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, द मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग वाज आल्सो डेवलप्ड इन द कंट्री। देयर वेयर एक्सटेंसिव
टिन, सॉल्ट, सिल्वर एंड आयरन माइंस। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग भी इस कंट्री में बहुत अच्छे से डेवलप्ड थे। तो यहाँ पे एक एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में क्या पाया जाता था, टिन, सॉल्ट, सिल्वर और आयरन के माइंस पाए जाते थे। In addition, minerals ores were available in sufficient quantities for indigenous use. China was always famous for its porcelain wares and silk, with merchants coming from all over the world to purchase this good. तो चाइना जो है फेमस था हमेशा के लिए। तो यहाँ पे एडिशनली, हाँ, इन एडिशन मिनरल ओर्स जो है वो भी यहाँ पे सफिशेंट क्वालिटी पे अवेलेबल था, ताकि घरेलू यूज़ में यूज़ कर सके, उससे नई नई चीज़ें बना सके। तो इसके साथ साथ चाइना जो है आज भी और पहले भी पोर्सिलिन वेयर मतलब जो चीनी मिट्टी का जो सामान है उसके लिए बहुत फेमस था, और सिल्क। तो ये जो चीनी मिट्टी का सामान है और जो कप्स वगैरह थे, बर्तन थे, और जो सिल्क था उसका व्यापार करने के लिए मतलब बहुत सारे अलग अलग जगहों से, पूरे विश्व के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करने आते थे। टी वॉज कंज्यूम्ड एज ए मेडिसिनल हर्ब एंड बिकम वेरी पॉपुलर इन यूरोप ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। और चाय को उस समय एक मेडिसिनल हर्ब की तरह ट्रीट किया जाता था, एक मेडिसिन की तरह पिया जाता था, और ये जो है धीरे धीरे यूरोप में भी बहुत फेमस हो गई। तो यूरोपियन मर्चेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड ट्रेडिंग इन टी। तो यूरोपियन मर्चेंट्स जो है वो टी का ट्रेडिंग स्टार्ट करने लग गए। तो अगर हम यहाँ पे चाय की बात करते हैं तो आज हर घर में सुबह चाय बनती है, लेकिन पहले जो चाय बनती थी, अगर चाय मेडिसिन की तरह पीना चाहते हैं तो चाय थोड़ी कड़वी होती है। और वो जो बिना शक्कर वाली जो चाय, बिना शक्कर और दूध वाली चाय एक मेडिसिन का काम करती है, चाहे वो चाय हो या कॉफ़ी हो। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये एक मेडिसिन की तरह काम करेगी अगर उसमें दूध और शक्कर नहीं मिला हुआ है तो। इट कैन बी सेड दैट इन दोज डेज चाइना हैड एवरीथिंग टू कैटर टू इट्स नीड्स, इन अ वे इट वाज सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। तो ये कहा जा सकता है कि उस समय चाइना के पास हर वो चीज़ थी जिससे वो खुद का जो भी नीड है उसको पूरा कर सके, मतलब वो सेल्फ सफिशिएंट था, उसको कोई भी ज़रूरत नहीं थी किसी चीज़ की दूसरे देश से मांगने के लिए। The Chinese rulers wanted to shield the country from other foreign The Chinese rulers wanted to shield the country from all foreign influences. That's why they exercise strict control over foreign trade. तो Chinese rulers जो है अपनी कंट्री को दूसरी जो कंट्री है, फॉरेनर्स हैं, उनके इन्फ्लुएंस से बचा के रखना चाहते थे, इसलिए वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे कोई भी फॉरेन ट्रेड करने के लिए। द कंट्री हैज़ 3 authorized पोर्ट फॉर फॉरेन ट्रेड, कैंटन, मैकाओ एंड निंगबो। तो कंट्री एकदम मतलब स्ट्रिक्ट था, इनका रूल फॉरेन जो कंट्रीज है उनके साथ ट्रेड करने के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट था, और सिर्फ 3 पोर्ट्स उन्होंने असाइन किए थे जहां से फॉरेन कंट्रीज के लोग जो है वो चाइना में आके ट्रेडिंग कर सके। तो ये कौन से थे, कैंटन, मैकाओ एंड निंगबो। यूरोपियन मर्चेंट्स वेर अलाउड टू डिसएम्बार्क ओनली इन दिस पोर्ट। तो ये यूरोपियन मर्चेंट्स को अलाउ किया जाता था कि वो अपना जो शिप है वो डिसएम्बार्क मतलब वहाँ पे ही खड़ा कर सकते हैं इन पोर्ट्स में। तो लोकल ट्रेडिंग गाइड्स जो थे कॉल्ड Kohong had a monopoly on trade with foreigners. They would dispatch foreign goods to all corners of China from these ports, also supply all goods the foreign traders wanted. These ports also had European trade settlements. तो यहाँ पे बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्टली जो है गाइड्स, वहाँ पे गाइड्स मतलब जो व्यापारी है कोहोंग करके, ठीक है। तो वो गाइड्स हुआ करते थे जो कि उनके एक मोनोपोली हुआ करते थे। मोनोपोली मतलब एक एग्रीमेंट होता था ट्रेड के को रिलेटेड, फॉरेनर्स जो भी आ रहे हैं वहाँ पे उनके साथ एक मोनोपोली, एक ट्रेडिंग रूल्स हुआ करते थे, उसके हिसाब से ही उनको ट्रेड करना था। तो ये जो 3 पोर्ट्स जो असाइन थे वहीं से ही जो फॉरेन गुड्स है वो डिस्पैच होता था डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ कंट्री में इन्हीं पोर्ट से, और जो भी सप्लाई किया जाना है वो भी इन्हीं कंट्री से सप्लाई होता था। द इंग्लिश ट्रेडर्स एंड ओपियम वार्स। तो उसके बाद हमको इंग्लिश ट्रेडर और ओपियम वार के बारे में देखना है। तो ओपियम क्या होता है, एक तरीके का नशीला पदार्थ होता है जिसकी खेती अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हम उसकी खेती नहीं कर सकते हैं। तो European traders were keen to establish trade ties with China. The first to achieve some success was Dutch company. तो यूरोपियन ट्रेडर्स हमेशा से मतलब उत्साही थे कि वो चाइना के साथ ट्रेडिंग कर सके, और इसमें पहला जो जिन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, जो फर्स्ट जिसने अचीव किया सम सक्सेस, मतलब वो अब खुद ही अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे ट्रेडिंग रूल्स को लेके, मोनोपोली थी उनकी। तो पहला किसने अचीव किया, डच कंपनी में। When the English traders began trading with China, they sought trade
trade concession but they achieved no success until 1830. तो इंग्लिश ट्रेडर्स जब चाइना से ट्रेडिंग करने के लिए आए तो उन्होंने कुछ ट्रेडिंग कंसेशंस मांगे कि हाँ हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो चाइना के जो लोग हैं उन्होंने बिल्कुल नो कर दिया। चाइना के जो एम्परर है उन्होंने बिल्कुल नो करके रखा 1830 तक। The biggest problem the European companies faced in trading with China was that they had no good they could sell in the country. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी यूरोपियन कंपनीज के साथ कि उनके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं थी, ऐसा गुड नहीं था। जैसे कि अभी हमने देखा पहले के पैराग्राफ्स में, चाइना एकदम सेल्फ सफिशिएंट था, उनके पास खुद की ज़रूरत की सारी सामग्री थी, उनको किसी से कोई सामान लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो यही प्रॉब्लम आई यूरोपियन कंपनीज के साथ कि उनके पास ऐसा कोई सामान नहीं था वो जो चाइना को जाके बेचे। They forced the traders to carry silver and gold to China to pay for the goods they bought. तो इसीलिए उनको वहाँ जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको क्या सामान लेके जाना पड़ता था, सीधा सिल्वर और गोल्ड के एक्सचेंज में ही वहाँ से सामान वो लेके आ पाते थे। हेंस द ट्रेड बैलेंस वाज ऑलवेज इन चाइनाज फेवर। तो गोल्ड और सिल्वर की हमेशा एक वैल्यू ऊपर ही रहती है, तो हमेशा जो ट्रेड है वो हमेशा चाइना के फेवर में जा रहा था, इससे यूरोपियन कंट्रीज को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ड्यूरिंग दिस टाइम द इंग्लिश एस्टैब्लिश देयर रूल इन इंडिया। दे बिगैन बाइंग ओपियम इन इंडिया and selling it in China using money they received to buy टी, सिल्क एंड अदर गुड्स फ्रॉम चाइना। अब देखिए यूरोपियन यहाँ पे इंग्लिश ने क्या खेल खेला। तो इसी समय में जो इंग्लिश है उन्होंने हमारी कंट्री में कब्जा कर लिया था, इंडिया में कब्जा कर लिया था। अब ये क्या करने लग गए, ये इंडिया से ओपीम जो है, जो नशीला पदार्थ है, उसको खरीदने लगे और इस ओपीम को वो चाइना में बेचने लगे। ठीक है, इंडिया का माल खरीद के चाइना में बेचने लगे और वहाँ से बदले में चाइना से टी, सिल्क और जो अदर गुड्स है चाइना के उसको खरीदने लग गए। इन दिस वे दे नो लॉन्गर हैड टू यूज गोल्ड एंड सिल्वर एज बुलियन। तो अब जो है बुलियन मतलब एक्सचेंज में अगर हम कोई चीज़ देते हैं तो उसे बुलियन कहा जाता है। तो अब गोल्ड और सिल्वर को देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। दे ट्राई टू सेल एज मच ओपीम एज दे कुड इन चाइना टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अब जितना ज़रूरत हो सके उससे ज़्यादा ही वो वहाँ पे क्या करने लगे, ओपीएम को सेल करने लगे और अच्छी खासे प्रॉफिट कमाने लगे। द ओपीएम ट्रेड वाज इलीगल एंड वाज मोस्टली कैरिड आउट बाय स्मगलर्स। अब ये जो ओपीएम ट्रेड है ये क्या था, इलीगल था, क्योंकि एक नशीला पदार्थ है। इलीगल मतलब गैर कानूनी था। और ये जो है स्मगलर्स मतलब जो चोरी छुपे इस तरीके के सामान बेचते हैं उन्हें स्मगलर्स कहा जाता है। द करप्ट ऑफिशियल्स एंड लोकल ट्रेडर्स एट द कैंटन पोर्ट वुड बाई द ओपीएम एंड रीच इट टू अदर पार्ट्स ऑफ चाइना। तो जो करप्ट ऑफिसर मतलब जो इस तरीके के स्मगलर्स थे, जो ऑफिशियल्स, करप्ट ऑफिशियल्स मतलब जो बेईमान, ठीक है, बेईमान ऑफिशियल्स जो थे और जो लोकल ट्रेडर्स थे वो कैंटन पोर्ट पे ये ओपीएम को खरीदते थे और अलग अलग पार्ट्स में चाइना में बेचते थे। द सप्लाई ऑफ ओपीएम टू इंटीरियर रीजन्स ऑफ चाइना सून लेड टू लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज बिकमिंग ओपीएम एडिक्ट्स। अब ये जो सप्लाई है ओपीएम का, ये इंटीरियर रीजन्स मतलब जो गाँव ग्रामीण क्षेत्र है, छोटे छोटे जगह है, वहाँ पे फैलने लग गया और ये नशीला पदार्थ है तो धीरे धीरे लोग जो है इस ओपीएम के आदी होने लग गए। When the Chinese government came to know of what was happening, it cancelled the trading rights of English merchants and passed an order banning them from Canton port. जैसे ही चाइनीज गवर्नमेंट को कुछ इस तरीके की भनक लगी कि क्या हो रहा है ये सब चीज़, तो उन्होंने क्या किया, ये जो ट्रेडिंग राइट्स थे इंग्लिश मर्चेंट्स को जो उन्होंने दिए थे और जो कैंटन पोर्ट पे उनको ट्रेडिंग करने की परमिशन दी थी वो इन्होंने पूरी कैंसिल कर दी, बैन कर दिया, मतलब पूरा हटा दिया, कैंसिल कर दिया। दिस लेड टू अ वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना विच वॉज नॉन एज फर्स्ट ओपीएम वॉर। और इससे क्या हुआ, इंग्लिश और चाइना के बीच, इंग्लैंड और चाइना के बीच में क्या हो गया, वॉर हो गया, जिसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट ओपीएम वॉर कहा जाता है। द वॉर रेज्ड बिटवीन 1839 to 42 एंड एंडिंग इन चाइनाज डिफीट। अब ये वॉर कब तक चला, रेज्ड मतलब कब तक चला, 1839 से 42 के बीच में, और इसमें क्या हुई, चाइना की हार हो गई। द एम्परर वाज फोर्स्ड टू साइन अ ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी इन 1840 कॉल्ड ट्रीटी ऑफ नैनकिंग। तो अब जो एम्परर है उसको बहुत ही मतलब बेकार सा एक ट्रीटी साइन करना पड़ा। ट्रीटी मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ह्यूमिलेटिंग मतलब जिसमें उसका बहुत ज़्यादा अपमान हुआ हो, तो एक ह्यूमिलेटिंग डॉक्यूमेंट इनको साइन करना पड़ा 1842 में। इसे क्या कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ नैनकिंग। The treaty gave the English traders the right to trade across whole of China without hindrance. The English also got rights to establish their trade settlements on Chinese soil where only English law
अप्लाइड। अब ये जो ट्रीटी है इसमें क्या 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 लिखा हुआ था कि इंग्लिश रीडर्स जो हैं, जितने भी इंग्लिश रीडर्स हैं, उनको पूरा अधिकार दिया जाए कि वो चाइना के किसी पार्ट में भी जाके ट्रेडिंग कर सके, कोई भी उनको हस्तक्षेप नहीं करेगा। हिंड्रेंस मतलब उनको कोई रोकेगा नहीं, हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इंग्लिश को और एक चीज़ हुई, उन्होंने मांगी, उन्होंने राइट उनको मिला कि वो ट्रेडिंग सेटलमेंट्स जो है वो चाइना के किसी भी पार्ट में बना सके जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लॉस अप्लाई होंगे। सो द सेटलमेंट्स वेयर आउटसाइड द परव्यू ऑफ चाइनीज लॉ। तो ये जो सेटलमेंट्स हैं वो चाइनीज लॉ के खिलाफ थे, परव्यू मतलब चाइनीज लॉ के खिलाफ में। इन एडिशन China had to pay considerable sum to Britain as compensation. One more clause included in the treaty stated that if any European company received any trade concession from China, the English readers would automatically qualify for the same concession. अब इसके साथ साथ चाइना को क्या है, कंपनसेशन देना पड़ गया, मतलब मुआवजा देना पड़ गया ब्रिटेन को। और उसके साथ साथ एक और शर्त क्या रखी गई, क्लॉज मतलब एक और शर्त क्या कर रखी गई कि अगर कोई यूरोपियन कंट्री ट्रेड कंसेशन रिसीव करता है चाइना से, तो इंग्लिश ट्रेडर्स जो है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करेंगे उस सेम कंसेशन के लिए। जैसे कि अगर कोई ए नाम की कंपनी है, यूरोपियन कंपनी, वो गई और चाइना से उन्होंने कोई कंसेशन, ट्रेड कंसेशन ले लिया, तो जितने भी और कंपनीज आएंगी उसके बाद में उनको सेम कंसेशन मिलना चाहेगा। उसके बाद द ग्रोइंग फॉरेन इन्फ्लुएंस इन चाइना। तो अब उसके बाद हमको देखना है कि कैसे चाइना में जो फॉरेन जो कंट्रीज है, जो चाइना हमेशा से रोक के रखा था, ठीक है, हमने पहले के पैराग्राफ में देखा कि चाइना नहीं चाहता था कि बाहर की जो कंट्रीज है उसका इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव जो है वो चाइना पे पड़े। तो अब क्या होने लग गया, धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज आने लगी। तो अब यूरोपियन कंट्रीज का क्या प्रभाव पड़ा? The defeat in Opium War exposed the weakness of Chinese military to the world. Other European powers also tried to gain foothold in China. अब ये जो ओपियम वॉर है उसमें हारने के बाद पूरे विश्व में पता चल गया कि चाइना की मिलिट्री क्या है, वीक है। तो इससे क्या हुआ, जो यूरोपियन पावर्स है वो भी आ गए कि चाइना में हम अपना हथियाने के लिए, अपने चाइना जो है वहाँ से चीज़ें खरीदने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, या वहाँ पे अपना जमावड़ा बनाने के लिए। तो इन 1844 चाइना साइंड ट्रीटी सिमिलर टू नैंगी ट्रीटी विथ फ्रांस एंड अमेरिका विच गेव बोथ मेनी ट्रेड कंसेशन। अब 1844 में चाइना जो है उसने फ्रांस और अमेरिका के साथ भी सेम जैसे नैंकी ट्रीटी थी वैसे ही सेम कई सारी ट्रीटी साइन की, जिसमें उनको काफ़ी सारे ट्रेड कंसेशन देने पड़े। सिमिलर अनइक्वल ट्रीटीज वे साइन विद अदर यूरोपियन कंट्रीज, और वैसे ही जो अदर यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे भी उनको ट्रीटीज साइन करने पड़ गई, जैसे कि जर्मनी, रशिया एक्सेट्रा से। एज अ रिजल्ट डिफरेंट कंट्रीज एस्टैब्लिश देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अक्रॉस चाइनीज कोस्ट। अब धीरे धीरे ऐसा क्या हो गया, इसका नतीजा क्या हुआ, जो अलग अलग कंट्रीज है उन्होंने भी अपनी जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, अपना प्रभाव जो है चाइनीज कोस्ट में दिला दिया। Among them was Japan, a small country situated in the east which attacked and defeated China in 1895. अब इसमें ये जो इतनी सारी कंट्रीज है उसमें क्या थी, एक और कंट्री कौन थी, जापान थी। एक छोटी सी कंट्री थी जो ईस्ट में है, आज के डेट में जापान को सबको ही जानते हैं। इसने भी क्या किया, चाइना पे अटैक किया, उसको हराया 1895 में। जापान टू फोर्स चाइना टू एंटर इनटू अ ट्रीटी सिमिलर टू दो साइंड विद यूरोपियन कंट्रीज। अब जापान ने भी चाइना को हरा दिया, तो जापान ने भी चाइना को फोर्स किया कि वो वैसे ही सिमिलर ट्रीटी जो है जो इसने यूरोपियन कंट्रीज के साथ साइन की है वो जापान के साथ भी साइन करे। इन दिस वे अ लार्ज पार्ट ऑफ चाइना केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन एंड एशियन इंपीरियलिस्ट। अब इससे क्या, इसका क्या नतीजा हुआ, जो मेजर पार्ट है, बहुत सारा जो पार्ट है चाइना का, वो यूरोपियन और एशियन इंपीरियलिस्ट मतलब जो बड़ी कंट्रीज है जो दूसरी कंट्रीज को दबा देती है तो उसे इंपीरियलिस्ट कहा जाता है, तो वो उसके प्रभाव में थी। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई हुई है, अ कार्टून डिपिक्टिंग द डिविजन ऑफ चाइना बाय यूरोपियंस एंड जापानीज। तो इसमें एक पिक्चर दी गई है जिसमें यूरोपियन और जापानीज में चाइना को डिवाइड किया जा रहा है। द ओपन डोर पॉलिसी, ओपन डोर पॉलिसी के बारे में देखना है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैड बीन ट्रेडिंग विद चाइना फॉर मेनी ईयर्स। इट वाज वरीड दैट इफ यूरोपियन कंट्रीज डिवाइडेड चाइना इनटू देयर स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, अमेरिकन ट्रेड वुड बी इफेक्टेड। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है
वो काफ़ी साल से जो है चाइना से ट्रेड कर रहा था, और उसको अब ये चिंता सता रही थी कि अगर बहुत सारी जो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ है वो यहाँ चाइना में आते जाएगी, वो अपना यहाँ पे प्रभाव छोड़ती जाएगी, तो अमेरिकन ट्रेड जो है उसको अफेक्ट होगा। सो इट अपोज द डिवीजन एंड अनाउंस एन ओपन डोर पॉलिसी एज एन अल्टरनेटिव। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये जो प्रभाव ज़्यादा मत बढ़े, तो इसलिए उन्होंने एक ओपन डोर पॉलिसी लेके आए ऐसा अल्टरनेटिव। क्या है ये ओपन डोर पॉलिसी? अंडर द ओपन डोर पॉलिसी ऑल कंट्रीज वुड बी फ्री टू ट्रेड विद चाइना एंड नो कंट्री कुड एस्टैब्लिश देयर डिफाइंड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इस ट्रीटी में ये जो पॉलिसी है इसमें क्या कहा जाता था कि कोई भी कंट्री फ्रीली चाइना के साथ ट्रेडिंग कर सकती है, लेकिन उनको अपना कोई भी यहाँ पे दबदबा नहीं बनाना है, कोई भी अपना अस्तित्व यहाँ पे नहीं छोड़ना है, बस ट्रेड करो और जाओ। आफ्टर सम इनिशियल बिकरिंग ऑल कंट्रीज एक्सेप्टेड द न्यू ट्रीटी। अब कुछ शुरू में भी तो इसका विरोध हुआ, बिकरिंग मतलब शुरू में तो विरोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे सारी कंट्रीज ने इस तरीके से ट्रेड करना एक्सेप्ट कर लिया। बट वॉट वॉज ऑल हैपनिंग? अब क्या था ये सारा चीज़ें? तो बाई 1850 फ्रांस, जर्मनी एंड अमेरिका हैड इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड वांटेड टू कैप्चर एवरी पोटेंशियल न्यू मार्केट टू सेल देयर गुड्स। we had read earlier that China had largest population in the world at that time. अब 1850 के आते आते जो फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका है वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी? इंडस्ट्रियलाइज हो गई थी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो गई थी, और वो हर एक जो मार्केट है उसको कैप्चर करके रखना चाहता था जहाँ पे वो अपने बनाए हुए जो गुड्स हैं, अपनी कंट्री में बनाए हुए गुड्स हैं उसको सेल कर सके। और हमने पहले ही देखा कि चाइना की पॉपुलेशन जो है उस समय वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी। अ ह्यूज population means a huge market. That's why all industrialized countries of the world wanted to bring China within their sphere of influence. तो अब देखिए, चाइना के पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट, तो जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थी वो चाहती थी कि वो चाइना के मार्केट में अपना प्रभाव छोड़े, अपने सामान को वो बेचे, ताकि उनका वहाँ पे इन्फ्लुएंस बने, उनका प्रभाव इतना रहे कि वो उनके सामान के बिना रह ना सके। तो आज की डेट में है क्या? आज की डेट में चाइना ने ऐसा पलट किया है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है वो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो मतलब इंडिया के मार्केट में तो हर चीज़ चाइनीज़ होती है। तो बीच में चाइना का बहुत विरोध भी हुआ था, चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहुत कोरोना के समय बहुत विरोध हुआ था। तो अगर आप बहुत सारे पैकेट्स में आप बाहर पीछे देखेंगे, टॉयज़, मोस्टली टॉयज़ हो गई या ज्वेलरीज हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो है चाइना से ही बन के आती है। तो अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न वाज दैट, लेकिन उस समय क्या था, चीज़ें उल्टी थी। अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर वाज दैट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैड एक्यूमुलेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। दे वर लुकिंग फॉर न्यू वेज टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल। द यूरोपियन कंट्रीज वांटेड टू इन्वेस्ट देयर मनी इन laying new rail lines and opening new mines in their colonies. अदर और इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या था, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके रखा था। अब ये जो पैसा वो चाहते थे वो कहीं इन्वेस्ट करें, नए नए तरीके में, नए नए जगहों पे वो इन्वेस्ट करें। तो यूरोपियन कंट्रीज क्या चाहती थी कि वो अपना इंडस्ट्रीज जो है वो अपनी मनी जो है उसको नई जो रेलवे लाइन्स है उसको बिछाने के लिए यूज़ करें, और माइंस बनाने के लिए यूज़ करें उन कॉलोनीज में। द ऑपोजिशन टू द फॉरेन कंट्रोल। अब उसके बाद हमको देखना है ऑपोजिशन टू फॉरेन कंट्रोल। तो हमने क्या देखा कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वो दे वांटेड डायरेक्टली विदाउट directly capturing Chinese territory. Chinese rule was still in the hands of Manchu Empire. हमने क्या देखा, जो यूरोपियन कंट्रीज है उनका मतलब डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था चाइनीज टेरिटरी पे। चाइनीज रूल जो है अभी भी मांचो एम्पायर के पास था, उन्होंने सिर्फ ट्रीटी साइन की थी ताकि वो यहाँ पे ट्रेड कर सके। बट हिज अथॉरिटी डिडंट एक्सटेंडेड ओवर लार्ज टेरिटरीज, दे वर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज। लेकिन ये जो मांचो एम्पायर है ये पूरे टेरिटरीज में इसका हक नहीं था। कुछ जो जगह है वहाँ पे फॉरेन ट्रेडर्स जो है अपने छाप छोड़ चुके थे, वो उनके अधीन में था। ऑल्सो ही हैड टू पे large sum in compensation. As a result, the tax burden on people increased. अब उसको बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो कंपनसेशन जो है वो फॉरेन ट्रेडर्स को देने पड़ते थे, और इसका क्या नतीजा हुआ, बहुत सारा टैक्स बर्डन। जो लोग हैं उनको टैक्सेस ज़्यादा पे करने थे, तभी तो वो कंपनसेशन पे कर पाएगा, कहाँ से करेगा राजा अपना जो है जो भी इस तरीके के टैक्सेस पे करने के लिए क्या है, प्रजा से ही जो है टैक्स करता है। The people were feeling a sense of hopelessness and despair and were looking for change following the humiliating treaties China was forced to sign. अब यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराश थे, होपलेस मतलब निराश थे, एकदम थक चुके थे इस तरीके के
चीज़ों को देखते देखते, और ये जो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करना पड़ा था चाइना को, उसको लेके मेनी ऑफ देम टर्न अगेंस्ट द एम्परर बिकॉज ही हैड फेल्ड टू कंट्रोल द फॉरेन पावर। एज अ रिजल्ट देयर वर मेनी अपराइजिंग बिटवीन 1850 एंड 1900। अब यहाँ पे जो एम्परर है वो लोग वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया, वो फॉरेन पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो इसका नतीजा क्या हुआ, जो बहुत सारे जो प्रजा है, जो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, वो अब जो है विद्रोह करने लग गए। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे विद्रोह हुए 1850 और 1900 के बीच में। द चाइनीज गवर्नमेंट टुक हेल्प ऑफ फॉरेन पावर्स टू सप्रेस द पीपल। अब चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया, जो फॉरेन पावर्स है जो उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं उनकी हेल्प ली, ताकि वो लोगों को समझा सके, चुप करा सके, उनको सप्रेस कर सके। तो बॉक्सर वॉरियर्स कैप्चर्ड बाय इंटरनेशनल फोर्स। तो ये पिक्चर है बॉक्सर वॉरियर्स की। One group of Chinese officials tried to take China on the path of modernization. They felt European powers were successful because of their superior army and weapons. अब एक ग्रुप जो है चाइनीज ऑफिशियल्स का, उनको क्या लगता था कि अगर उनको मॉडर्नाइजेशन के पाथ में जाना है तो उनको यूरोपियन पावर्स का हेल्प लेना पड़ेगा। ओके, द वन पावर। तो चाइनीज ऑफिशियल के कुछ ग्रुप जो है वो चाहते थे कि वो चाइना को मॉडर्नाइजेशन के पाथ में ले चले, और उनको यही लगता था कि यूरोपियन पावर सक्सेसफुल है, उनके पास आर्मीज है, वेपन्स है। तो दे ट्राई टू एस्टैब्लिश मॉडर्न आर्मनेंट फैक्ट्रीज इन चाइना, बट देयर एफर्ट्स वर नॉट सक्सेसफुल। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो मॉडर्न जो आर्मामेंट है, मतलब जो मॉडर्न जो गन्स वगैरह है, उसकी फैक्ट्री चाइना में एस्टैब्लिश हुए, लेकिन उनका एफर्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं था। द पुअर पेशेंट्स एंड वर्कर फॉर्म सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द सोसाइटी ऑफ राइटियर्स एंड हार्मोनिस्ट फिस्ट टू अपोज द स्पेशल राइट ग्रांटेड टू फॉरेन पावर्स। अब जो गरीब किसान है, वर्कर्स है, उन्होंने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया। इसका क्या नाम था, सोसाइटी ऑफ राइटियर्स एंड हार्मोनिस्ट फिस्ट। अब ये इनका इस ग्रुप का, इस सोसाइटी का क्या काम था, ये जो है वो अपोज कर रहे थे ये जो स्पेशल पावर्स, स्पेशल राइट्स जो है फॉरेन पावर्स को दिए गए थे उसके। तो सोसाइटी विच वाज पॉपुलर कॉल्ड बॉक्सर सोसाइटी बिलीव दैट पीपल कुड बिकम invincible and even withstand the bullets in the battle if they did some फिजिकल एक्सरसाइजेस। तो ये जो सोसाइटी, इसका इसे क्या कहा जाता था, बॉक्सर सोसाइटी कहा जाता था। बॉक्सर मतलब आप समझ सकते हैं, ये फिजिकली जो है लड़ना चाहते थे। तो इनका ये मानना था कि लोग जो है वो मुक्त हो सकते हैं, वो इस तरीके के जो बंधन है उससे मुक्त हो सकते हैं, और कोई भी जो बैटल है उसमें जो बुलेट है उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको उससे बच सकते हैं अगर उनके पास फिजिकल पावर्स हो, फिजिकल एक्सरसाइज हो। द बॉक्सर सराउंडेड द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट इन पेकिंग, नाउ बीजिंग, इन 1900। तो ये जो बॉक्सर है वो कहाँ पे सक्रिय थे, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट, क्या कहा जाता है उसे, पहले कहा जाता था बेकिंग, अभी इसे बीजिंग कहा जाता है 1900 में। अब ये स्लोगन साउंड करते थे, हैंग द फॉरेनर, मतलब जो फॉरेन से आए जो लोग हैं उनको फांसी दे दो, फॉरेन डेविल्स। They surrounded the capital city for several months. In August 1900, an international force launched an attack on Peking to suppress the uprising. अब अगस्त 1900 में एक इंटरनेशनल फोर्स लॉन्च की गई जो पिकिंग में जो लोग विद्रोह कर रहे थे उनको हटाना चाहा, उन्होंने उनको शांत करना चाहा। द सोल्जर्स इंग्लैंड इन रैम्पेंट लूटिंग, किलिंग पीपल indiscriminately and mercilessly while the Chinese rulers looking as a mute spectator। तो ये जो सोल्जर्स थे, ये जो बॉक्सर सोसाइटी के जो सोल्जर्स थे, सॉरी जो इंटरनेशनल फोर्स है उसके जो सोल्जर्स थे, इन्होंने क्या किया, लोगों को लूटा, लोगों को मार दिया। रैम्पेंट लूटिंग मतलब एकदम एकाएक उनको लूटना चालू कर दिया, उनको लोगों को मारना चालू कर दिया, मर्सिलेसली मतलब बेरहमी से मारना चालू कर दिया, इंडिस्क्रिमिनेटली मतलब लगातार। और ये जो चाइनीज रूलर्स हैं ये चुपचाप जो है, म्यूट स्पेक्टेटर मतलब चुपचाप आंखें मूंद के देखने लग गए। The Boxer Rebellion may have failed, but it gave birth to a strong nationalist streak in the Chinese people. As a result, the rule of the Manchu dynasty came to end in 1911 and China was declared as republic. However, China eventually got its freedom in 1949 after a hard-fought revolution. अब ये जो बॉक्सर रिबिलियन है ये तो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन इससे क्या हुआ, जो चाइनीज लोग हैं, जो चाइनीज पीपल है, उनमें एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट स्ट्रीक आई। और इसका रिजल्ट क्या था, जो मांचू डायनेस्टी है उसका 1911 में खत्म हो गया और चाइना जो है एक रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर हुई। और इसका क्या नतीजा हुआ
कि चाइना जो है आखिरकार में 1949 में क्या हो गई, एक फ्री कंट्री बन गई। और एक बहुत लंबे रेवोल्यूशन के बाद में जो चाइना है 1949 में एक फ्री कंट्री बन गई। तो यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ चाइना के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट जो है हम कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका के बारे में देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आएगा। इतना समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।